बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इससे पहले जो हमने दो वीडियोज़ अपलोड की थी वो सेकेंड ईयर के ही लिए की थी और उसमें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसी में हमने स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व के इनिशियल टॉपिक्स थे जो मैंने उस वक्त कवर किए थे। आज उससे हम आगे जाएंगे, हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के पास इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि ये है कि ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और जिसकी जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, रेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए बनी हुई है और इसकी जो वेरिएबल की जो रेंज होती है वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इसके दो पैरामीटर्स हैं जी। पहला पैरामीटर जिसको हम म्यू या जिसको लोकेशन पैरामीटर का नाम देते हैं और दूसरा पैरामीटर जिसको हम वेरिएंस या स्केल पैरामीटर का नाम देते हैं। इट्स मीन इज म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। इसका जो मीन होता है वो म्यू होता है और इसका जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। ये दो ही पैरामीटर हैं। एक को म्यू को हम लोकेशन पैरामीटर का नाम देते हैं और सिग्मा स्क्वायर को हम स्केल पैरामीटर का नाम देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इट इज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और आप जानते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड इक्वल होते हैं। तो इसी से हम एक फर्दर प्रॉपर्टीज़ इसकी बना लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब सिमेट्रिकल होगी तो ऑब्वियसली इसका मीन भी इक्वल होगा, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होते हैं। तो मीन, मीडियन, मॉड जब इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली वो मीन के इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कि इसी से हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होगा β1 वो 0 होगा और β2 जो होता है वो आपके पास 3 के इक्वल होता है। यानी कि हम इसको फर्दर इसी की यानी कि प्रॉपर्टी बना लेते हैं। इसको 3a का नाम दे देते हैं हम। यानी कि फिर इसी से होगा कि इसका मीन, मीडियन और जो मॉड हैं वो इक्वल होंगे और इक्वल टू म्यू होंगे। फिर इसी तरह करके इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि जिसका जो β1 का स्क्वायर रूट यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो 0 होगा और β2 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जो है वो इक्वल टू 3 होगा। बेसिकली यही प्रॉपर्टीज़ हमने उसमें से एक्सपेंड कर ली हैं। चौथे नंबर पर अगर हम प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस करें तो चौथे नंबर पर इसका मीन डेविएशन होता है, यानी कि यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में यानी कि मीन डेविएशन है। वेरिएंस भी उसी में आ जाता है, लेकिन हम मीन डेविएशन को देखते हैं। तो मीन डेविएशन जो होता है वो इसका 0.7979 ऑफ इट्स सिग्मा, यानी कि सिग्मा का जो 4/5 या 0.7979 इसके सिग्मा का होता है। यानी कि सिग्मा को अगर हम 0.7979 के साथ मल्टीप्लाई करें या 4 सिग्मा कर लेते हैं तो इसका मीन डेविएशन का आंसर आ जाता है। तो मीन डेविएशन जो होगा जी, इसका मीन डेविएशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो मीन डेविएशन होता है वो यानी कि हम यूँ लिख लेंगे मीन डेविएशन 0.7979 ऑफ इट्स सिग्मा, या इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो अप्रॉक्सीमेटली वो 4/5 सिग्मा के इक्वल होता है। यानी कि हम यूँ कहेंगे कि 0.7979 ऑफ इट्स सिग्मा को या स्टैंडर्ड डेविएशन को, देखें ना वेरिएंस हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है, तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे उसका स्क्वायर रूट लेना होगा और स्क्वायर रूट से हमारे पास क्या आ जाता है, सिग्मा आ जाता है। तो मीन डेविएशन क्या होगा जी 0.7979 ऑफ इट्स सिग्मा। तो मीन डेविएशन ये बन गया।
बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसका क्वार्टाइल डेविएशन देखना चाहते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन जो होगा वो हमारे पास इसके इक्वल होगा, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो किसके इक्वल होगा जी, 0.6745 सिग्मा, यानी कि 0.6745 ऑफ इट्स सिग्मा, इस सिग्मा का जो 0.67 वह हिस्सा होगा वो हमारे पास इसका क्वार्टाइल डेविएशन कहलाएगा। इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यूँ ही लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 2/3 सिग्मा के इक्वल होता है, 2/3 सिग्मा के इक्वल होता है। तो 2/3 सिग्मा भी अगर हम करते हैं, मैं अपना ज़रा कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसमें कर लेता हूँ, तो देखें आपके पास इसका जो 2/3 होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल होगा। तो इस तरह करके आप कह सकते हैं कि ये इसका क्वार्टाइल डेविएशन है। इसी से अगर हम लोग अपनी 6 प्रॉपर्टी यानी कि हम देखना चाहते हैं कि Q1 किसके इक्वल होता है, लोअर क्वार्टाइल जो है वो होता है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा के, और इसी तरह अगर हम इसका Q3 या अपर क्वार्टाइल देखना चाहें तो वो होता है 0.6745 सिग्मा के। तो आप ये देख लें कि लोअर क्वार्टाइल के अंदर म्यू में से ये माइनस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, और Q3 के अंदर हम क्वार्टाइल डेविएशन ऐड करेंगे, तो हमारे पास Q1 आता है माइनस करने से, और प्लस करने से हमारे पास जो है वो अपर क्वार्टाइल आ जाता है। ये इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, यानी कि इसी में ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 6 पर अगर हम आप देखें तो मैंने पहले बताया कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी खासियत भी यही होती है कि इसके जितने भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स होते हैं, ऑड ऑर्डर्स यानी कि μ1, μ3, μ5, ये सारे के सारे ज़ीरो होते हैं, यानी कि ऑल ऑड ऑर्डर मेन मूवमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर ज़ीरो, वो सारे ज़ीरो होंगे, यानी कि μ1, μ3, μ5 ये सारे के सारे आपके पास जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। लेकिन इवन ऑर्डर मूवमेंट्स जो हैं उनके दरमियान में एक रिलेशन है, वो हम देख लेते हैं। वो ये होती है कि μ2n जो होता है वो होता है 2n-1, 2n-3, और इसी तरह करके हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 3, 1 और सिग्मा की पावर 2n। ये इवन ऑर्डर के दरमियान में एक रिलेशन होती है। इसी से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास μ2 आएगा, वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल बनेगा, और μ4 जो होगा यानी कि फोर्थ मूवमेंट जो होगा वो हमारे पास बनेगा 3 सिग्मा की पावर 4, ये इसका फोर्थ मूवमेंट बन जाएगा। तो ऑल ऑर्डर मूवमेंट्स जो होंगे वो ज़ीरो होंगे, और इस तरह करके जो इवन ऑर्डर मूवमेंट्स हैं वो इसके इक्वल आ जाते हैं। 7 पर अगर हम इसको मज़ीद देखते हैं तो इसमें ये चीज़ आती है कि ये एसिम्पटोटिक होती है, एसिम्पटोटिक टू द एक्स एक्सिस। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है या नॉर्मल कर्व जो है, देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी कर्व पर ही डिपेंड कर रही होती हैं। तो बेसिकली ये एसिम्पटोटिक होती है अपने नॉर्मल एक्स एक्सिस की तरफ। अब एसिम्पटोटिक क्या है? एसिम्पटोटिक मीन ये है कि जब हम नॉर्मल की कर्व बनाते हैं तो ये नॉर्मल की कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, बल्कि ये उसके साथ साथ पास होती हुई गुजर जाती है। ये किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, क्योंकि इसकी रेंज इन्फिनिटी है। ऑब्वियसली जब इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी की कोई रेंज नहीं होती है, इसलिए ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच करने की बजाय उसके साथ पास होती हुई गुजर जाती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। 8वें पे अगर हम इसकी देखें तो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो कर्व है, नॉर्मल कर्व है, जिस जगह से ये अपनी लोकेशन को चेंज करती है, मतलब ये है कि अपनी कर्व को चेंज करती है। ये जो कर्व चेंज हो रही है, ये जो पॉइंट है, ये जिस जगह से ये बैंड हो रही है, उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसे कर्वेचर ऑफ कर्व भी कहा जा सकता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक कर्वेचर है, जिससे पॉइंट जो कर्व है वो अपनी दूसरी शेप को पहुंच रहा होता है, मतलब उसकी कर्व को चेंज कर रहा होता है। और वो जो होता है वो हमेशा इक्वल होगा
म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान में आएगा, यानी कि जहाँ से इसकी नॉर्मल की कर्वेचर होती है ना वो इस रेंज में आती है, यानी कि म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। ये पॉइंट जो है ना वो इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे, मतलब है कि इस दरमियान में आके वो कर्व अपनी कर्वेचर करती है, कर्वेचर ऑफ द कर्व है ये, जिस जगह से वो कर्वेज करती है कर्व उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। और ये जो होता है वो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान में आता है, क्योंकि हमें हाइट भी लेनी होती है, तो इसलिए हमारे पास वो जो पॉइंट होता है वो यूँ होता है कि हमारे पास 1 ओवर यानी कि सिग्मा आ जाता है, 2 पाई और साथ ई आ जाता है। सेम एज जो हम दूसरी साइड लेंगे वो आएगा म्यू प्लस सिग्मा और साथ में हमारे पास सिग्मा और 2 पाई और ये हमारे पास ई आ जाता है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा नॉर्मल कर्व का। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जिस जगह से नॉर्मल कर्व कर्वेज होती है, कर्वेचर ऑफ द नॉर्मल कर्व कहलाता है, और वो ये इसके इक्वल ही जाता है। अब एक हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी, इसके सेकंड लास्ट हम कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी और हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जी, और वो प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हैं इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहते हैं, मैक्सिमम ऑर्डिनेट। पहले तो ऑर्डिनेट को समझ लीजिए, ऑर्डिनेट क्या होता है। ऑर्डिनेट असल में आप देखें कि ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और 1/2 पाई का स्क्वायर रूट सिग्मा e की पावर 1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। ये एक फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल का। अब हमारे पास x के अंदर जो वैल्यू पुट करते हैं उससे y का जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। बाय ऑर्डिनेट वी मीन अ वैल्यू ऑफ y कोरिस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x। x के अंदर कोई वैल्यू पुट करने से y के अंदर जो आंसर आ रहा है, y का जो आंसर आ रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि कौन सा पॉइंट पर जाकर ये y का आंसर मैक्सिमम होगा। तो याद रखिए कि मैक्सिमम फंक्शन हमें उसी वक्त प्रोवाइड करेगा जब हमारे पास x जो होगा वो म्यू के इक्वल होगा। जिस पॉइंट पर जाके हमारा x का आंसर म्यू के इक्वल हो जाएगा तो वही फंक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये हाइट इस पॉइंट पर जाके, ये मीन है, ये सेंटर पॉइंट मीन है, यही हमारे पास इसका मैक्सिमम फंक्शन है, यही हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो इसका जो मैक्सिमम फंक्शन होगा वो जाकर म्यू के इक्वल हो जाएगा। जब यानी कि x हमारे पास x की वैल्यू म्यू के इक्वल होगी तो ये फंक्शन मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा, और इसी फंक्शन को हम मैक्सिमम फंक्शन कहेंगे। और इससे जो हम ऑर्डिनेट निकालते हैं तो वो ये होगा, हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट वो ये होगा 2 पाई का स्क्वायर रूट और साथ सिग्मा आ जाता है। आप इस फंक्शन के अंदर भी x की जगह पर म्यू पुट करें तो आप ये देखेंगे सारा फंक्शन जो होता है वो यानी कि e की पावर ये सारी चीज़ 0 हो जाती है और ये 1 हो जाता है, और सिर्फ जो चीज़ बचती है वो यही बचती है 2 पाई का स्क्वायर रूट और सिग्मा। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम फंक्शन या मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहलाता है। इसके बाद इसकी 10वीं प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कुछ रेंज होती है हमारे पास, वो रेंज हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम डिटेल में एक और टॉपिक में भी हम कवर कर सकते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। इसमें ये होती है कि कुछ रेंज होती है, कुछ प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है हमारे पास, और प्रोबेबिलिटी की रेंज ये होती है कि अगर हम यानी कि म्यू माइनस सिग्मा एक्स लेस देन, प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये, म्यू प्लस सिग्मा करते हैं तो ये 68.27% इसका आंसर आता है। यानी कि लोअर लिमिट अगर हमारे पास म्यू माइनस सिग्मा हो और अपर लिमिट अगर हमारे पास म्यू प्लस सिग्मा हो तो इसके दरमियान में जो प्रोबेबिलिटी आती है वो टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि जो 100% होती है या 1 होती है उसका 68.27% जो होता है वो इस रेंज में आता है, और यही हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है वो 68.27 के सेंटर में ही यानी कि ये कर्वेचर जो बनती है वो ये होती है। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो यूँ आ जाता है कि जी म्यू माइनस 2 सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस 2 सिग्मा, और ये जो हमारे पास पॉइंट आता है ये 95.45% होता है। लास्ट वन हमारे पास जो है वो है म्यू माइनस 3 सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा, और ये 99.73% होता है। इसको हम श्योर लिमिट भी कह सकते हैं, आगे अगर हम इन्फ्रेंस में जाके देखेंगे तो इसको हम श्योर लिमिट भी कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने इसमें कवर की। मीन डेविएशन था, इसका क्वार्टाइल डेविएशन है,
Q1 है, Q3 है, ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं, इसी तरह करके μ2 μ3 निकल आया। आप ये देख सकते हैं कि इसी से अगर हम बीटा 1 प्रूव करें तो वो 0 आएगा। आप खुद देख लें कि μ3 इसका 0 है। बीटा 1 किसके इक्वल होता है? μ3 का स्क्वायर होता है और μ2 की पावर 3 है। μ3 0 है तो ऑब्वियसली जो भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह बीटा 2 जो होता है वो μ4 और μ2 की पावर 2 होता है। μ4 किसके इक्वल है? 3 सिग्मा की पावर 4 है। तो μ2 किसके इक्वल है? आप देख लें, μ2 जो होता है वो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है, लेकिन उसका भी स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 सिग्मा की पावर 4 और ये आ जाएगा सिग्मा की पावर 4, कैंसिल होके 3 आ जाता है। तो बीटा 2 3 होगा और बीटा 1 0 होगा, जो कि पूरी इंडिकेशन करता है कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका म्यू प्रूव करेंगे, इसका टोटल एरिया जो होता है वो प्रूव करेंगे। आप ये देख लें कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका टोटल एरिया जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। यानी कि अगर आप इसको प्रॉपर्टी में ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। इसका जो टोटल एरिया होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा 1 के इक्वल होता है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी फंक्शन जो है वो फंक्शन उसी वक्त एप्लीकेबल होता है, रिलायबल होता है। यानी कि देखें ना, आपने अपने 8वें चैप्टर में भी हमने अपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर में देखा होगा रैंडम वेरिएबल के अंदर कि फंक्शन की 2 ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि वो फंक्शन नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका जो टोटल एरिया होता है, यानी कि वो फंक्शन जो है वो टोटल एरिया 1 प्रूव करे। तो अगले लेक्चर में हम ये म्यू को देखेंगे, इसका मीन म्यू होता है, इसका टोटल एरिया 1 कैसे आता है, और इसका जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।